नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट में इंग्लिश से पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। और यही क्वेश्चंस अगले एग्ज़ाम में अक्सर घुमा फिरा कर आते हैं। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं यह वीडियो और समझते हैं उन क्वेश्चंस आंसर को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, मॉर्फिम इज़ द मॉर्फिम क्या है? ए यूनिट ऑफ ए वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप इनटू न्यू मीनिंग, शब्द की वह इकाई जिसे नए अर्थ में तोड़ा जा सकता है। बी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए फ्रेज, एक वाक्यांश की सबसे छोटी इकाई। सी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड, एक शब्द की सबसे छोटी इकाई। या फिर डी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, अर्थ की सबसे छोटी इकाई जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। मॉर्फिम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। मॉर्फिम अर्थ की वह सबसे छोटी इकाई है जिसका अपना कोई अर्थ होता है। यह कोई शब्द हो सकता है या शब्द का कोई भाग। एक वर्ड के अंदर एक मॉर्फिम हो सकते हैं या दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी मॉर्फिम हो सकते हैं। नहीं समझे ना? कोई बात नहीं, आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमने एक वर्ड करेक्ट लिया। इस वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग है। यह मीनिंगफुल यूनिट है, अर्थात यह एक मॉर्फिम है। लेकिन वहीं यदि हम करेक्ट में इन सब जोड़ दें तो यह बन जाता है इनकरेक्ट, अर्थात अब इसमें दो मॉर्फिम जुड़ गए हैं, एक इन और दूसरा करेक्ट, और दोनों को मिलाने पर एक शब्द बनता है इनकरेक्ट। यदि वहीं इनकरेक्ट में हम ली यानी कि ly जोड़ें तो यह बनता है इनकरेक्टली। अब इसमें तीन मॉर्फिम हो गए, एक इन, दूसरा करेक्ट और तीसरा ली ly। मैंने कहा ना, एक वर्ड के अंदर एक मॉर्फिम भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी। भले इसमें ली का कोई मीनिंग नहीं हो, लेकिन किसी वर्ड के साथ जुड़ने पर एक नया अर्थ बनाता है। वैसे ही लाइक में डिस जोड़ने से बनता है डिसलाइक, ब्यूटी में फुल जोड़ें तो ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल में ly जोड़ें तो हो जाएगा ब्यूटीफुली। इसमें भी तीन मॉर्फिम, ब्यूटी, फुल एंड ली। वैसे ही पीसफुली, फ्रेंडली, अनयूजुअली एट्सेट्रा। फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज बता दूं, जिस प्रकार मॉर्फिम स्मॉलेस्ट मीनिंग ऑफ यूनिट है, उसी प्रकार फोनिम्स भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, फोनिम्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, बैनिशिंग मदर टंग इन द क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ... मेथड। क्लासरूम में मदर टंग पे रोक लगाना किस मेथड की विशेषता है? यानी इसमें आपको यह बताना है कि किस मेथड के अंतर्गत क्लासरूम में मदर टंग के प्रयोग पर रोक लगाई जाती है। ए बाइलिंगुअल, बी ग्रामर ट्रांसलेशन, सी नेचुरल या डी डायरेक्ट। तो इसका सही उत्तर है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वह मेथड है जिसमें मातृभाषा के प्रयोग के बिना शिक्षार्थी को उसके अनुभवों और अंग्रेजी के शब्दों से जोड़कर उसे पढ़ाया जाए, तो वह डायरेक्ट मेथड कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई माँ अपने बच्चे को कहती है इस प्याले में दूध पियो, तो माँ यह नहीं बताती कि प्याला का अर्थ क्या है। बच्चा यह खुद इंटरप्रेट करता है, खुद समझता है कि जिसमें दूध रखा जाए वह प्याला है। इस प्रकार बच्चे के कप का अनुभव और वर्ड मीनिंग दोनों का एसोसिएशन होता है। इस मेथड के अंतर्गत शिक्षार्थी को अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होती है। इसमें ग्रामर के नियमों को अवॉइड किया जाता है और एक अच्छे कम्युनिकेशन पर जोर दिया जाता है। इसमें टीचिंग पूरी तरह से टारगेट लैंग्वेज पर होता है। रेमेडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट में रेमेडियल टीचिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, सीखने में अंतराल का पता करना और निदान करना। बी टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों से परे शिक्षण। सी एक्स्ट्रा कोचिंग बाय पेरेंट्स, माता पिता द्वारा अतिरिक्त कोचिंग। या फिर डी टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शिक्षण। रेमेडियल टीचिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट है। रेमेडियल टीचिंग का अर्थ होता है
डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग। सीखने में कहाँ पर गैप्स है, अंतराल है, उनका पता लगाना और फिर डायग्नोसिस करना, निदान करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग। देखिए, असेसमेंट दो, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट वह क्विजेज एंड टेस्ट है जिसमें पूरे कोर्स के दौरान कोई मटेरियल को कैसे सीखता है, हाउ। और वहीं समेटिव असेसमेंट वह क्विजेज और टेस्ट है जिसमें पूरे कोर्स के दौरान कोई कितना सीखा है, हाउ मच। यानी फॉर्मेटिव हाउ पर फोकस करता है जबकि समेटिव हाउ मच पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज। असेसमेंट यानी मूल्यांकन का मेन पर्पज क्या है? ए, टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, राइटिंग का अभ्यास कराना। बी, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना। सी, टू डिसाइड पास एंड फेल, पास और फेल का निर्णय लेना। या फिर ऑप्शन नंबर डी, टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों के उपलब्धियों को मापना। तो विद्यार्थियों को पास और फेल करने या उनकी उपलब्धियों को मापने के लिए असेसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता और ना ही उनसे राइटिंग प्रैक्टिस कराने के लिए भी की जाती है। तो असेसमेंट वो है जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है। बच्चे ने कितना क्या सीखा, टीचर अपने टीचिंग में और क्या इम्प्रूव कर सकता है बच्चे को और बेहतर बनाने के लिए, ये होता है असेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, इंग्लिश इज अ ... लैंग्वेज इन इंडिया। इसमें आपको यह बताना है कि NCF 2005 के अनुसार इंग्लिश भारत में कौन सा लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है या फिर ग्लोबल लैंग्वेज है। अब देखिए, विद्यार्थी लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो फॉरेन लैंग्वेज है और ये ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे या फिर ग्लोबल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जबकि इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। NCF 2005 के अनुसार इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। फर्स्ट लैंग्वेज उनकी अपनी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज होती है और वहीं सेकेंड लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश या कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगा। एंड जहां हिंदी भाषी के लोग नहीं हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, वहां सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश या हिंदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज। रोल प्ले का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट, उनके रीडिंग हैबिट को बढ़ावा देना। बी, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी, उनके कम्युनिकेशन क्षमता को इम्प्रूव करना, कम्युनिकेटिव क्षमता को इम्प्रूव करना। सी, टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट, उनके एक्टिंग टैलेंट को विकसित करना। या फिर डी, टू इवेलुएट डायलॉग राइटिंग स्किल, या उनके डायलॉग लेखन कौशल का मूल्यांकन करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो मैं आपको बता दूं कि जो रोल प्ले का प्रयोग है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है उनके कम्युनिकेशन क्षमता को इम्प्रूव करना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ... डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। ए, सीमेंटिक्स। बी, कोलोकेशन। सी, कोलोक्वियल। या डी, सिंटैक्स। आइए अब हम इनको वन बाय वन समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सीमेंटिक्स अर्थात वर्ड्स और फ्रेजेज के मीनिंग की स्टडी करना सीमेंटिक्स कहलाता है। कोलोकेशन की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्द जिसका प्रयोग अंग्रेजी में साधारणतः एक साथ होता है। और कोलोक्वियल फॉर्मल या इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के बोलने या लिखने के तरीके को दर्शाता है। और सिंटेक्स क्या करता है कि किसी भाषा में सेंटेंस के स्ट्रक्चर की रूल्स का एक सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी सीमेंटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यू एसोसिएटेड विथ एन इंक्लूसिव क्लासरूम। ए, कंपटीशन। बी, एनवी।
सी सिंपैथी और डी कोलैबोरेशन सहयोग। यहाँ पे आपको ये बताना है कि समावेशी कक्षा में कौन सा एक मूल्य है जो इनमें से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है डी यानी कोलैबोरेशन सहयोग। कोलैबोरेशन इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विथ एन इंक्लूसिव क्लासरूम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स इज टू ए strengthen the role learning capacity of the learners, b encourage creative use of language among the learners, c improve the fluency of the learners और d improve the accuracy of the learners। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। एम ऑफ द मैकेनिकल ड्रिल्स इज टू इनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमॉन्ग द लर्नर्स। शिक्षार्थियों की मध्य भाषा के रचनात्मक प्रयोग को प्रोत्साहित करना। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज। पोएट्री पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, बच्चों में ग्रामर को विकसित करना, बी मेकिंग लर्नर्स टू बिकेम पोएट्स, विद्यार्थियों को पोएट बनाना, सी वोकेबलरी डेवलपमेंट, वोकेबलरी को डेवलप करना, या फिर डी इंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन, उसका आनंद लेना और प्रशंसा करना। पोएट्री पढ़ाने का मेन पर्पज़ न तो बच्चों में ग्रामर डेवलप करना होता है और ना ही उनमें वोकेबलरी डेवलप करना, और इनके अलावा उन्हें पोएट बनाना तो बिल्कुल भी नहीं होता है। पोएट्री पढ़ाने का मेन उद्देश्य है उनको एंजॉय करना और अप्रिसिएशन करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज एंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।